दोस्तों नमस्कार। आइए आज संतुलन के बारे में देखते हैं। संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम संतुलन एनालिसिस। संतुलन किसे कहते हैं? हम बहुत सी विज्ञान या पढ़ते हैं तो उसमें संतुलन शब्द आता है। संतुलन का मतलब जो होता है यानी कि दोनों तरफ समान वस्तुएं, यानी कि कहीं पर जब कोई गति का अभाव होता है, यानी कि संतुलन जब दोनों चीज़ों में एक संतुलन बन जाता है तो उसे संतुलन कहते हैं। लेकिन ये संतुलन किस तरीके का होता है और कैसा होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम इंग्लिश शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द इक्विलिब्रियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि समान संतुलन। यानी कि ये दोनों तरफ जब समान चीज़ें होती हैं तो उसे संतुलन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में व अर्थशास्त्र में इसका अर्थ अलग अलग होता है, यानी अलग अलग विज्ञानों में संतुलन का अलग अलग अर्थ होता है। तो भौतिकी में जो है वो विरोधी शक्तियों का अभाव व गतिहीनता से लिया जाता है। संतुलन का अर्थ भौतिकी में विरोधी शक्तियाँ जो होती हैं उनके अभाव से और गतिहीनता से लिया जाता है, यानी कि इसमें गति नहीं होती है। जबकि अर्थशास्त्र में गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को संतुलन या साम्य कहते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र में साम्य का अर्थ जो है वो गति के परिवर्तन से लिया गया है। अर्थशास्त्र में ये साम्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संतुलन, और ये जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं बराबर होती ही रहती हैं और यहाँ पर कुछ सामान फैक्ट्री और मनुष्य के प्रति जो है वो संतुलन रहता है, क्योंकि उत्पादन और उपभोग हर समय होता है। यदि किसी समाज में उत्पादन बंद हो जाए या उपभोग बंद हो जाए तो वो समाज ही नष्ट हो जाएगा या कोई अर्थव्यवस्था जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए समाज या अर्थव्यवस्था में जो है वो संतुलन के लिए ये ज़रूरी है कि अर्थशास्त्र में यानी कि उत्पादन भी हो और उपभोग भी हो, लेकिन इस उत्पादन और उपभोग के बीच में संतुलन बना रहे, यानी कि ना तो उपभोग की मांग बहुत अधिक हो और ना ही बहुत अधिक उत्पादन हो। तो ये दोनों जब बराबर रहते हैं तो इसमें हम संतुलन की स्थिति को कहते हैं, इसे हम संतुलन कहते हैं। यानी कि इसमें गति तो होती है, बराबर गति होती रहती है, लेकिन उस गति में जो है वो संतुलन बना रहता है। यानी कि एक संतुलन में जो गति में परिवर्तन का जो है वो अभाव रहता है। यानी कि एक गति तो हो रही है, बराबर चल रही है, लेकिन गति में जो फ्लक्चुएशन है उसका अभाव होता है तो उसे संतुलन कहते हैं। तो इसे हम संतुलन कहते हैं यदि फ्लक्चुएशन का अभाव हो। तो दोस्तों इसे संतुलन के प्रकार के हैं जो हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो संतुलन के प्रकार 3 हैं: स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। तो स्थिर संतुलन के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये ऐसा संतुलन होता है कि जो स्थिर रहता है, इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन जब होने के बाद जो है वो आर्थिक शक्तियाँ ऐसे कार्यशील होती हैं कि ये संतुलन फिर अपने उसी पॉइंट पर आकर हो जाता है। जैसे कि यदि मांग और पूर्ति को जो है वो ले लिया जाए, जैसे कि इस तरीके से जो है वो सप्लाई और डिमांड को लिया जाए और इसमें जो है यहाँ पर बिंदु पर यदि संतुलन है और यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो ये चारों तरफ से ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं कि इस संतुलन के बिंदु को यहीं पर ला करके छोड़ देती हैं। तो इसे जो है वो स्थिर संतुलन कह सकते हैं। तो इसे हम स्थिर संतुलन कह सकते हैं। स्थिर संतुलन को एक और तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है कि जैसे ये कोई बर्तन है और इसके अंदर यहाँ पर एक कोई गेंद रखी हुई है। गेंद है तो ये गेंद जो है वो संतुलन की स्थिति में है। यदि इस गेंद में कोई धक्का मार दिया जाए और ये गेंद असंतुलित होगी, लेकिन ये फिर जो है वहीं यहीं पर आकर रुकेगी, यानी कि इसे इसी पॉइंट पर आकर रुकना है, तो ये स्थिर संतुलन कहते हैं। स्थिर संतुलन में भी परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद कुछ ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे उसी पॉइंट पर लाकर स्थिर कर देती हैं। जैसे कि यदि बाजार भाव है, किसी वस्तु का बाजार भाव एक दिन बढ़ता है, फिर दूसरे दिन घट जाता है, फिर बढ़ता घट जाता है, यानी कि वो एक लेवल पर ही बना रहता है, तो उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। यानी इससे फ्लक्चुएशन तो होता है लेकिन वो इसी लाइन के आसपास बना रहता है, तो इसे संतुलन को स्थिर संतुलन कहते हैं। दूसरा है अस्थिर संतुलन, यानी कि ये संतुलन जो है वो अस्थिर होता है और इसमें जो है कुछ ऐसी शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती हैं
जिससे कि ये संतुलन जो है वो आगे पीछे हटता रहता है। यानी कि यहाँ पर यदि संतुलन है तो इस संतुलन से ऐसी शक्तियाँ कारगर होंगी जो इसमें बाहर के लिए फोर्स करेंगी, यानी कि इसे या तो ऊपर ले जाएंगी या फिर नीचे ले जाएंगी। तो ये संतुलन जब इधर उधर हटता ही रहता है तो इसे अस्थिर संतुलन कहते हैं, यानी कि ये अपने एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इसका उदाहरण गेंद के इस तरह से भी दिया जाता है कि इससे बॉल को उल्टा करके और यहाँ पर संतुलन कर दो, तो यहाँ जैसे ही इस में थोड़ी सी भी गति उत्पन्न होगी तो ये गेंद वापस यहाँ पर नहीं आएगी, और यहाँ पर अगर रखोगे तो फिर ये लुढ़क जाएगी, फिर इधर उधर ही जाती रहेगी। तो इसे अस्थिर संतुलन के नाम से जाना जाता है। अगला है तटस्थ संतुलन। तटस्थ संतुलन में ये है कि संतुलनकारी शक्तियाँ उत्पन्न ही नहीं होती और वो चाहे जहाँ पर भी संतुलन हो जाए वहीं पर ये संतुलन बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ कहीं पर भी संतुलित हो जाता है तो इसे कोई भी शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती है जो इसे वापस फिर वहीं पर लाएं। ये जहाँ पर संतुलित हो जाता है वहीं पर ये संतुलन कर लेता है। तो इसका उदाहरण हम गेंद को इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर गेंद है, इसमें धक्का दे दिया जाए तो यहाँ पर आके रुक जाएगी, इधर आएगी तो यहाँ आके रुक जाएगी, यानी इसे कोई भी शक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी जो इस गेंद को फिर से यहाँ पर लाए, यानी जहाँ पहुँच गई वहाँ ही ये मौज में रहेगी और वहाँ ही ये बनी रहेगी। तो इस तरह से ये जो है वो संतुलन की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी ये संतुलन के 3 प्रकार हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारे अल्पकाल और दीर्घकाल, यानी हम जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल जो आते हैं, और वहीं स्थैतिक और प्रावेगिक अर्थशास्त्र भी आता है, वहीं विशिष्ट और सामान्य भी होता है। तो इसमें भी ये संतुलन होता है, यानी कि अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन। अल्पकालीन संतुलन वह संतुलन है जो किसी थोड़े ही समय के लिए होता है, यानी कि यदि एकदम मांग बढ़ गई तो उस संतुलन को पूर्ति करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं साधनों को बढ़ाकर जो है वो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और ये सीमित होता है और ये अल्पकाल में होता है। जबकि दीर्घकालीन यदि संतुलन है तो संसाधन, नए साधन भी लगाए जा सकते हैं, और नई फैक्ट्रियाँ और नए संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं, और नई फैक्ट्रियाँ भी उसमें आ जाती हैं। तो अगला है स्थैतिक और प्रावैगिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन वह संतुलन है जो कि एक किसी निश्चित टाइम पीरियड का जैसे अध्ययन कर लिया जाए और उस अध्ययन के बाद में भी यदि ये संतुलन बना रहे तो हम इसे स्थैतिक इस संतुलन कहते हैं। वहीं यदि हम किसी टाइम पीरियड का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में जो आंकड़े निकालते हैं, जो संतुलन निकालते हैं, वो संतुलन आगे जाके बदल जाता है तो हम उसे प्रावैगिक संतुलन कहते हैं। यानी कि ये संतुलन जो है वो इस कुछ समय पीरियड में जब अध्ययन किया जाता है उसमें भी इसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, और इसके बाद इसमें कैसे फ्लक्चुएशन आएंगे इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है, ये ऊपर नीचे भी चला जाता है। तो इसे प्रावैगिक संतुलन कहते हैं। और विशिष्ट संतुलन ये है कि जब अर्थव्यवस्था की कोई एक इकाई का संतुलन जब निश्चित किया जाए तो इसे विशिष्ट संतुलन कहते हैं, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग, संपूर्ण मांग और संपूर्ण उत्पादन का जो संतुलन होता है उसे सामान्य संतुलन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि हम अर्थशास्त्र में संतुलन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। यानी कि अर्थशास्त्र में संतुलन वह है कि संतुलन इसमें होता है तो गति बराबर होती रहती है, लेकिन गति में जो मात्रा होती है, यानी कि गति की जो गति में संतुलन परिवर्तन की जो मात्रा होती है उसमें जो है वो संतुलन रहता है। गति में जो परिवर्तन की मात्रा है वो संतुलित होती है, तो इसे हम अर्थशास्त्र में संतुलन कहते हैं। इसके प्रकार हैं स्थिर, अस्थिर और तटस्थ साम्य। स्थिर साम्य तो इस तरीके का होता है, और अस्थिर ऐसे कि यहाँ पे हटा तो फिर वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं, कभी नहीं पहुँचेगा। और तटस्थ ये है कि मर्जी चाहे जहाँ हो जाए वो साम्य सब सही है, उसे तटस्थ साम्य कहते हैं। वहीं अल्पकाल में जब छोटे समय में हम संतुलन करते हैं तो उसे हम अल्पकालीन संतुलन कहते हैं। इसमें जो है हम संसाधन जो मौजूद होते हैं हमारे पास उन्हीं से ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं या उत्पादन उसे कम कर सकते हैं। तो अगला है जब दीर्घकाल में होता है तो इसमें संसाधन असीमित हो जाते हैं, हम नई फैक्ट्रियां भी लगाए जा सकते हैं, नई मशीनें खरीद सकते हैं, नए संसाधन
लेते हैं तो ये दीर्घकालीन संतुलन हो जाएगा। स्थैतिक ये जो है कि एक समय पीरियड हमने ले लिया, उसके अंदर अध्ययन किया और उसके बाद में हमने निश्चित कर दिया कि ये संतुलन जो है वो यहीं पर बना रहेगा। जैसे कि हम किसी चीज़ का भाव जो है हमने 8 दिन का अध्ययन किया और हमने मान लिया कि ये जो है भाव 8 दिन में इतना घटा बढ़ा है और अब ये इतने रुपए या 15 रुपए पर ही निश्चित रहेगा। तो ये हम उसे 1 महीने तक या 2 महीने या 6 महीने तक वो उस 15 रुपए में या 20 रुपए में जो हमारी काल्पनिक सामने आया है उसी में ही बना रहता है, तो हम उसे स्थैतिक साम्य कहते हैं। लेकिन यदि ये हमने 15 दिन का अध्ययन किया और औसत साम्य निकाला और उसके बाद में हमने कहा कि ये 20 रुपए या 15 रुपए जो निश्चित कर लिया, ये संतुलन बना रहेगा, लेकिन अगले ही दिन वो 25 या 30 ऊपर नीचे चला जाता है, तो ये प्रावेगिक संतुलन है। विशिष्ट संतुलन है एक उद्योग या एक क्षेत्र या एक फर्म का संतुलन, उसे विशिष्ट संतुलन कहते हैं। और सामान्य संतुलन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन सामान्य संतुलन है। तो दोस्तों, इस तरह से हम संतुलन के बारे में कुछ चर्चा की है। उम्मीद है कि ये चर्चा पसंद आई होगी और हम अर्थशास्त्र का ये विस्तृत अध्ययन करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।